नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनफ स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है रहस्यमयी मंगनी। इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। जब तक वो पहला पार्ट नहीं पढ़ेंगे आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए दोस्तों पहले पार्ट को ज़रूर पढ़िएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और साथ ही ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है। तो पहले इस पार्ट को पढ़िएगा, तब आगे इस पार्ट को शुरू कीजिए। तो चलिए इस नए पार्ट को स्टार्ट करते हैं। कौन है? कौन है वहाँ? महेंद्र ने भी बिजली की तेजी से दौड़कर खिड़की खोली। लगा तो कोई था पर कोई दिखाई नहीं दिया। शायद हमारा वहम था, खिड़की हवा से हिली होगी। महेंद्र बोले। नहीं, ऐसा नहीं है। पूजा ने ऐसे कहा मानो कोई राज खोलने वाली हो। महेंद्र ने पूजा को आश्चर्य से देखा, क्योंकि वो इस बारे में बिल्कुल अनजान थे। जिस दिन हम इस लड़की को लेकर आए थे, उस दिन से ही मुझे अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की पर है, पर जब भी देखती हूँ तो कोई नहीं होता। अब आप ही बताइए, हम दोनों को एक सा वहम कैसे हो सकता है? बात तो पूनम की सही थी। खैर, सब भूलकर उन्होंने बच्ची का रुख किया। जब तक बच्ची के घर बार का पता नहीं चलता, उन्होंने उसे अपने पास रखने की परमिशन ले ली। अब बच्ची को पुकारने के लिए किसी नाम की आवश्यकता थी, पर बच्ची कुछ भी बताने में सक्षम नहीं थी, या उसे अपने बारे में कुछ याद नहीं था। पूनम ने उसका नाम खुशी रख दिया। खुशी मुंह से तो कुछ नहीं बोलती थी, पर उसकी काली काली बड़ी बड़ी आंखें ऐसा लगता हर पल कुछ कहती रहती हैं। इसी तरह 2 महीने बीत गए। पुलिस खुशी के परिवार के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रही थी। पूनम को अब खुशी से लगाव हो गया था। पूनम उसे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, पर वो स्कूल जाने को राजी न हुई, तो पूनम उसे घर पर ही पढ़ाने लगी। धीरे धीरे पूनम को उसके इशारों की भाषा समझ आने लगी थी। वह उससे इशारे में ही बातें किया करती। महेंद्र जी को तो कुछ समझ में नहीं आता था कि दोनों इशारों ही इशारों में क्या बातें करती रहती हैं, पर इन सब में पूनम को आदत हो गई थी। खुशी के कहने पर उन्होंने उसे 2-4 लहंगा चुनरी और बनवा दिए थे, जिन्हें वह बड़े शौक से पहनती। कोई और कपड़ा उसे भाता न था। कुछ ही दिनों में वो घर के सारे काम अच्छी तरह से सीख गई और पूनम के साथ घुल मिलकर खुश रहने लगी। महेंद्र भी बाहर से आते तो उन्हें पानी देती, चाय देती या उनका कोई भी काम भाग भाग कर करती। धीरे धीरे पूनम के साथ साथ वो महेंद्र की भी चहेती हो गई थी। पंकज स्कूल की छुट्टियों में घर आया हुआ था। वो भी खुशी से मिलकर बहुत खुश था। उसे खुशी के रूप में एक दोस्त जो मिल गया था। गूंगी खुशी, गूंगी खुशी। पंकज खुशी को चिढ़ा रहा था, पर वो पंकज की बात का जरा भी बुरा ना मानती थी। पंकज बेटा, ये गलत बात है। किसी की शारीरिक अक्षमता का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तू ऐसे बातें करेगा तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। पूनम ने उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सॉरी मम्मी। पंकज उन्हें कान पकड़कर मासूमियत से सॉरी कहता तो पूनम हंस देती। एक दिन आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। बादलों की तेज गड़गड़ाहट हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे आज इंद्रदेव पूरे जोर शोर से दुनिया पर मेहरबान होने वाले हैं। मम्मी, मम्मी जल्दी आओ। इस सुहाने मौसम के बीच पंकज की सहमी हुई सी आवाज आई। पंकज की आवाज से पूनम एकदम से घबराकर बाहर की ओर भागी। पंकज गार्डन में खड़ा था और आंखें बंद करके जोर जोर से मम्मी मम्मी पुकार रहा था। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पूनम ने भी घबरा कर पंकज से पूछा। पंकज बिना कुछ बोले नीचे की तरफ इशारा करने लगा। पूनम ने देखा कि वहाँ खुशी बैठी खेल रही थी। पूनम की कुछ समझ में नहीं आया। सांप मम्मी, सांप मेरे पैरों में। पूनम ने नीचे देखा तो वह भी डर गई। खुशी बैठी एक सांप के बच्चे के साथ खेल रही थी। खुशी बार बार सांप को उठाती और सांप फिसल कर उसके हाथ से छूट जाता। सांप का बच्चा करीब 1.5 से 2 फुट का होगा। पूनम चिल्लाई, खुशी बेटा इसे हाथ मत लगाओ, खा जाएगा। जल्दी से दूर हटो, मैं लकड़ी लेकर आती हूँ इसे मारने के लिए। तभी पंकज चिल्लाया, मम्मी नीचे मेरे पैरों में है सांप, पहले उसे हटाओ। पंकज की पैरों की तरफ देखकर पूनम को हंसी आ गई। पंकज आंखें खोलो बेटा, डरो मत, नीचे देखो। मम्मी की आवाज़ से पंकज को हिम्मत मिली और उसने धीरे धीरे आंखें खोलकर नीचे देखा।
जिसे वो सांप समझ रहा था वो घास थी जो गार्डन में भागते समय उसके पैरों से लिपट गई थी, और जो सांप उसने देखा था उससे खुशी खेल रही थी। पूनम डंडा लेने के लिए मुड़ी तो खुशी ने उसे रोक लिया और इशारे में बताया कि खाता नहीं है यह, इसे मारने की जरूरत नहीं है। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। पूनम ने पंकज और खुशी का हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ भागी। उसके जाते ही एक साया सबकी नजरें बचाकर गेट के बाहर निकल गया। पंकज का हॉस्टल जाने का समय आता तो खुशी कुछ उदास सी हो जाती, लेकिन खुशी के कारण पूनम और महेंद्र की उदासी कम हो जाती, क्योंकि खुशी से उनकी बेटी की कमी जो पूरी हो रही थी। ये क्रम यूं ही चलता रहा। खुशी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया और खुशी महेंद्र और पूनम के साये में पलकर अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। पंकज स्कूल से कॉलेज में पहुंच गया। अब उसके फाइनल एग्जाम हो गए थे। जीतू और दीपक से उसकी दोस्ती दिन प्रतिदिन गहरी होती रही थी। इसी दोस्ती का वास्ता देकर एग्जाम के बाद पंकज ने उन दोनों को कुछ दिन अपने घर रुकने का न्योता दे दिया था, क्योंकि उन दोनों के रिश्तेदार जो गांव में रहते थे वो अब शहर में शिफ्ट हो चुके थे। मम्मा, जीतू और दीपक आते ही होंगे, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पंकज ने पूनम से कहा। और साथ ही साथ उसने खुशी को भी छेड़ा। और गूंगी, जरा अच्छे से तैयार हो जाना, मेरी नाक मत कटवा दियो मेरे दोस्तों के सामने, समझी या नहीं? बेटा, क्या कहा था मैंने? तू खुशी को गूंगी कहना छोड़ेगा या नहीं? पंकज ने कान पकड़कर सॉरी कहा। पंकज की बात सुनकर खुशी ने बनावटी गुस्से के साथ अपनी बड़ी बड़ी काली काली आंखों से उसे घूरा। अभी कोई कुछ और कहता उससे पहले जीतू और दीपक ने घर में प्रवेश किया। अरे यार, ये अच्छा किया तूने, हमें लेने ड्राइवर को भेज दिया। यार, ये गांव काफ़ी बदल गया है, दीपक ने कहा तो जीतू ने भी उसका समर्थन किया। दोनों ने पूनम के पैर छुए। इतनी देर में खुशी पानी ले आई। ट्रे में से गिलास उठाते हुए दीपक की नज़र खुशी पर पड़ी तो वो तो जैसे पलक झपकाना ही भूल गया। दरमियाना कद, गठा हुआ बदन, ठोड़ी पर 3 काले तिल, इस पर सबसे आकर्षक काली काली कजरारी आंखें और चिकना सांवला रंग जो गोरे रंग से भी ज़्यादा आकर्षक लग रहा था, जो किसी को भी मदहोश कर देने के लिए काफ़ी था। और उस पर उसका लहंगा चुन्नी का पहनावा और लंबे काले बालों की 2 गुथी हुई सीने पर लहराती हुई चोटियां। यूं लग रहा था मानो अपनी अदाओं से जैसे जान ही ले लेगी। जीतू भी उसे निहार रहा था। पंकज उन दोनों की मन स्थिति से बेखबर उन्हें कोई किस्सा सुना रहा था। खुशी को शायद एहसास हो चुका था तो वो गिलास वहीं छोड़कर अंदर भाग गई। आज पंकज ने दीपक और जीतू के साथ तालाब पर घूमने का प्रोग्राम बनाया। तालाब के किनारे शंकर जी का प्रसिद्ध मंदिर था, जिसकी दूर दूर तक अन्य गांव में भी बहुत मान्यता थी। सावन के महीने में मंदिर का विशेष महत्व था। वहां मेला लगा रहता था। लोग पहले तालाब में स्नान करते और फिर मंदिर जाकर अपनी मन्नत का धागा बांधकर भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करते। अभी सावन बीता ही था, इसलिए मंदिर में बस इक्का दुक्का लोग ही थे। पांचों लोग आकर तालाब किनारे बैठ गए। वो पूनम भी इस बार सावन में मंदिर नहीं आ पाई थी तो अब ही आ गई और अपने साथ खुशी को भी ले आई। खुशी, लो, ये दीपक और जीतू का प्रसाद है, उन्हें दे देना, पूनम ने प्रसाद की दुकान पर खड़े खड़े कहा। ए ऊ आ, खुशी ने इशारे से अपने हाथ हिला हिलाकर मना कर दिया। पूनम समझ गई कि अभी वह हाथ धोकर आएगी तब प्रसाद का दोना छुएगी। उसके हाथ धोने तक वहीं स्वयं ही उन दोनों को प्रसाद पकड़ा आई। खुशी पंकज के सब काम जितने भाग भाग कर करती थी, दीपक और जीतू से उतनी ही दूरी बनाकर रखती थी। सभी लोग मंदिर की ओर चले। मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर था। उसके आसपास का वातावरण भी बहुत ही मनमोहक था। वहाँ अन्य पशु पक्षियों के अलावा मोर भी बहुत थे। मोर वहाँ का विशेष आकर्षण थे। हालांकि लोगों को देख वो डर से इधर उधर छिप जाते थे, पर फिर भी सबको बहुत भाते थे। पहाड़ी पर फिसलन सी थी, क्योंकि सुबह तेज बूंदाबांदी हो चुकी थी। इस समय तो धूप भी थी, बीच बीच में काली बदली छा जाया करती थी। वैसे भी भादों का महीना था, कभी भी बारिश पड़ जाती और कभी धूप निकल आती। पहाड़ी पर चढ़ते समय अचानक
खुशी का पैर फिसला और वो लुढ़कने ही वाली थी कि पंकज के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। एकदम पंकज और खुशी की नजरें आपस में कुछ ऐसे टकराई कि खुशी की नजर शर्मा कर झुक गई। ओ कहाँ खो गई? अब संभल कर चलिए, नहीं तो सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंच जाएगी। ये ले मेरा आशीर्वाद। पंकज ने उसके हाथ में कुछ रख कर उसकी मुट्ठी बंद कर दी। पंकज अपने हाथ की उंगली पर घास लपेटता हुआ चल रहा था। बार बार लपेटे जाने से उसने अंगूठी का आकार ले लिया था। वो ही उसने मजाक में खुशी की हथेली पर रख दिया था। उसे देख खुशी की आंखों में पानी आ गया। उसने अपने होठों के पास लाकर उसे चूम लिया और अपने दिल से लगाकर भगवान के हाथ जोड़े। भगवान शंकर का मंदिर वहां से साफ दिख रहा था। खुशी की भावनाओं से बेखबर पंकज ने मजाक किया था और आगे बढ़ गया, पर एक जोड़ी आंखें उन्हें लगातार देख रही थी। खुशी खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दीपक हर पल उसे अजीब सी नज़रों से देखता। कभी कोई सामान लेते देते वक्त उसका हाथ स्पर्श कर देता और नज़रों से तो वो उसके बदन का हर कोना कई बार छूता। खुशी मुंह से कुछ नहीं बोल सकती थी, परंतु मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि वो ज़्यादा जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएं। वो पंकज के मेहमान थे, इसलिए औपचारिकताएं भी निभानी पड़ती थी। जब भी असहज महसूस करती तो अरे कौन सा इन्हें हमेशा यहाँ रहना है, यही सोचकर सिर को झटका देती और सब भुलाकर काम में लग जाती। आखिर दीपक और जीतू के जाने का शुभ दिन भी आ गया। यार कुछ दिन और रुकते तो अच्छा लगता, पंकज जाते वक्त उन दोनों से कह रहा था। पंकज उन्हें बस में बैठाकर वापस घर आ गया, क्योंकि अब उनकी पढ़ाई तो पूरी हो गई थी और जमींदार महेंद्र और उनकी पत्नी पूनम चाहते थे कि अब उनके पास उनका बेटा उन्हीं के पास ही रहे। उम्र के साथ साथ उनकी प्राथमिकताएं भी बदल गई थी। अब वो अपने इकलौते बेटे से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहते थे। अगले दिन पंकज सो रहा था कि अचानक पूनम घबराई हुई सी आई और उसे जगाते हुए बोली, बेटा पंकज, उठ बेटा, खुशी कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या मम्मी, आप भी सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। यहीं गांव में होगी, कहीं आ जाएगी। पंकज अलसाया हुआ सा बोला, नहीं बेटा, सारा गांव देख लिया, कहीं नहीं है। पूनम की घबराहट बढ़ती जा रही थी। गांव में ढूंढने के बाद भी खुशी कहीं नहीं मिली। महेंद्र भी गांव के बाहर गए हुए थे। पूनम का रो रो कर बुरा हाल था। पंकज भी मायूस सा था। हालांकि वो खुशी के साथ ज़्यादा रहा नहीं था, परंतु लगाव तो था ही, और माँ के कारण ये लगाव कुछ ज़्यादा ही था। महेंद्र 2 दिन बाद आए तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाई गई। पुलिस ने खुशी को बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आसमान निगल गया या जमीन खा गई। उसके अचानक जाने का कारण भी समझ में नहीं आ रहा था, और कोई कारण हो तब तो समझ में आए। बहुत खोजने के बाद भी जब कोई सुराग न आया तो पुलिस भी ढीली पड़ गई। महेंद्र भी पंकज भी काफ़ी हद तक संभल चुके थे, परंतु पूनम ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अब भी वो सदमे में थी। हर पल खुशी का इंतजार में उसकी आंखें दरवाजे पर लगी रहती थी। पर कहते हैं समय बड़े से बड़े घाव भर देता है। बीतता हुआ समय पहले दिन, फिर महीने और अब सालों में तब्दील हो चुका था। अब मन में खुशी के जाने की कसक तो थी, पर फिर भी संतोष कर लिया था। समय बीतने के साथ महेंद्र और पूनम ने पंकज की शादी के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी। एक लड़की पसंद भी आई। आज महेंद्र और पूनम की हवेली रोशनी से नहा रही थी। आज उनके जीवन में फिर से खुशियां दस्तक दे रही थी, पर किसी को पता नहीं था कि ये खुशियां बस पल भर की हैं। आज पंकज की सगाई थी। अपने ही स्तर का परिवार देखकर महेंद्र और पूनम ने पंकज का रिश्ता तय किया था। पंकज को भी लड़की बहुत पसंद थी। आज पंकज ने सफ़ेद एंटिक बर्फ की खूबसूरत शेरवानी और धोती पहन रखी थी। साथ में जयपुरी दुपट्टा गले में पड़ा था। उस पर मैचिंग मोजड़ी गजब ढा रही थी। पंकज लंबा खूबसूरत तो था ही, ऊपर से ऐसे कपड़े बिल्कुल राजकुमार लग रहा था।
पूनम तो उसकी नज़र उतारते नहीं थक रही थी। सभी तैयार थे, बस लड़की वालों का इंतजार था। मुहूर्त का समय हो गया। पंडित जी ने आवाज़ लगाई। तभी 3-4 बड़ी-बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। लड़की वाले आ गए थे। लड़की भी खूबसूरती में पंकज की जोड़ की थी। जिसने पहली बार देखा, देखता ही रह गया। सगाई की अंगूठियां हीरे जड़ित थी। मंगनी शुरू ही होने वाली थी। दोनों ने एक दूसरे को पहनाने के लिए अंगूठियां उठा ली, परंतु अचानक ही पंकज की नज़र हॉल में लटके झूमर पर गई तो उसकी डर के मारे चीख निकल गई। पूनम और महेंद्र ने भी उधर देखा तो उनकी समझ में कुछ न आया। मम्मी पापा, वो पंकज ऊपर उंगली दिखाकर कुछ कहना चाह रहा था, पर उसके शब्द उसके गले में ही आकर अटक गए थे कि बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। अचानक उसने अंगूठी ऊपर की तरफ उछाल दी। सारे लोग हक्के बक्के से ये तमाशा देख रहे थे, पर पंकज उन सब से बेखबर बस ऊपर उंगली दिखाकर वो चिल्ला रहा था। एक साया जिसे कोई नहीं देख पा रहा था, ये नज़ारा बाहर से देख रहा था। ये कहते कहते पंकज अचेत सा हो गया। ये घटना आज पहली बार थी, इसलिए महेंद्र और पूनम समझ नहीं पाए कि अचानक पंकज को क्या हो गया। पर वो क्या जानते थे कि अब पंकज की सगाई कभी नहीं हो पाएगी। महेंद्र और पूनम ने पंकज के लिए बहुत लड़कियां देखी, पर बात सगाई तक पहुंचती और पंकज को दौरा पड़ता। बात खत्म हो जाती, क्योंकि कोई भी लड़की वाला इस घटना के बाद पंकज से रिश्ता करने को तैयार नहीं होता। लेकिन अचंभे की बात यह थी कि पंकज हमेशा सामान्य रहता, लेकिन सगाई वाले दिन ही पता नहीं उसे क्या हो जाता कि वो ऐसी अजीब अजीब हरकतें करता कि सगाई पूरी ही नहीं हो पाती। पहले तो पंकज कुछ बता ही नहीं पाता कि आखिर उसे ऐसा क्या दिखता है जिससे उसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो जाती है। पूनम और महेंद्र भी अचंभित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किसे दिखाएं, ये कोई बीमारी है या जादू टोना, क्योंकि डॉक्टर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि पंकज को होश में आने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता था। आखिरकार उन्होंने पंकज को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाने का फैसला किया। पंकज की दिमागी स्थिति हर तरह से सामान्य थी। टेस्ट में किसी भी प्रकार के विकार की कोई भी पुष्टि नहीं हुई। डॉक्टर ने उसे कुछ मल्टीविटामिन्स देकर घर भेज दिया। माँ बाप तो आखिर माँ बाप ही होते हैं। महेंद्र और पूनम ने हिम्मत नहीं हारी। जुगत लगाकर उन्होंने पंकज के लिए आखिरकार एक और रिश्ता ढूंढ लिया। पहले जिस घर में रिश्ता करना लोग अपने सौभाग्य समझते थे, अब पंकज की स्थिति के कारण लोग उस घर में रिश्ता करने से बच रहे थे। आखिरकार एक रिश्ता और मिला पंकज के लिए। वैसे ये रिश्ता पंकज के साथ पढ़ने वाली ही उसकी एक सहपाठिनी का था, जिसका नाम था पारुल। देखने में अच्छी और मध्यम वर्गीय परिवार की संस्कारशील लड़की थी। पंकज को भी कोई आपत्ति न थी। पारुल, तुम मेरे बारे में जानती हो, फिर भी तुम मुझसे शादी करने को राजी हो गई? पंकज ने संकुचाते हुए पारुल से पूछा। पंकज, मैं आज तक तुमसे कह नहीं पाई, पर मैं तुम्हें कॉलेज के समय से पसंद करती हूँ। अगर तुम्हारे सामने ये स्थिति ना होती तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा मुझे तुम्हारे लिए चुनते? भगवान ने शायद तुम्हें मुझसे मिलाने के लिए ही ये सब खेल रचा है। पारुल ने पंकज का हाथ पकड़कर आत्मविश्वास से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। पंकज प्रत्युत्तर में उसके हाथ को हल्के से दबाकर मुस्कुरा दिया। सगाई की तैयारियां आशंकाओं के बीच सही, परंतु जोर शोर से होने लगी। आखिरकार वो शुभ दिन आ गया। महेंद्र और पूनम की तो परेशानी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। पारुल और पंकज कॉलेज के साथी हैं और पारुल अब उसी कॉलेज में अस्थायी रूप से पढ़ा रही थी, इसलिए उसकी सगाई में कॉलेज के भी काफ़ी सारे लोग शामिल हुए थे। जीतू और दीपक, जो किसी कारणवश पंकज की पिछली किसी सगाई में नहीं आ पाए थे, आज वो दोनों भी उपस्थित थे। पारुल ने हल्के गुलाबी रंग का लहंगा और आसमानी रंग की चोली, साथ में मैचिंग दुपट्टा ले रखा था। उसके साथ महंगे सोने के जेवर पहन रखे थे जो पूनम ने उसे दिए थे। साधारण रूप रंग की पारुल भी गजब ढा रही थी। सगाई का मुहूर्त करीब आ रहा था। अंगूठी एक राजसी थाल में फूलों के बीच जगमगा रही थी।
पंकज ने पारुल को पहनाने के लिए जैसे ही अंगूठी आगे बढ़ाई, अचानक अंगूठी उसके हाथ से छिटक कर दूर गिर गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो खुशी, वहाँ खुशी है। आज पंकज के मुंह से पहली बार खुशी का नाम निकला। अफरा तफरी सी मच गई। मेहमानों के लिए ये कोई नई बात न थी। दीपक और जीतू भी खुशी का नाम सुनकर कुछ सकपका गए। पारुल भी उस ओर आश्चर्य से देख रही थी। पंकज बेहोश हो गया। पूनम और महेंद्र यादों के जाल से बाहर आए। आज उनका 30 साल का बेटा उनकी नज़रों के सामने अचेत पड़ा था और वो दोनों मजबूर थे। लेकिन खुशी का नाम, जिसे वो सालों से भूलने की कोशिश कर रहे थे, आज फिर उनके जीवन में आ गया था। तभी पारुल, जीतू और दीपक ने कमरे में प्रवेश किया। पारुल ने कमरे में आते ही पूनम के कंधे पर हाथ रखा तो पूनम खुद को रोक न पाई और फपक फपक कर रो पड़ी। पता नहीं भगवान हमें किन कर्मों की सजा दे रहा है। आंटी जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब मैं हूं ना आपके साथ। पंकज को कुछ नहीं होगा। फटाक बाहर से आवाज आई। शायद कोई चीज जोर से गिरी थी। ये आवाज तो खिड़की की तरफ से आई थी। महेंद्र कहते कहते खिड़की की तरफ भागे और उन्हें खिड़की खोल दी। खिड़की के पास रखा पोट गिरा पड़ा था और एक साया तेजी से गेट के बाहर निकल रहा था। दोस्तों, जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर क्या घटना घटित हो रही थी पंकज के साथ और आखिर वो साया कौन था जो बार बार उन्हें दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।